Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Supreme Court's verdict on foreign tribunal in Assam. It's functioning in Assam. This topic is helpful for GS paper 2 Indian polity as well as for GS paper 5 Assam issues point of view. तो since this article is associated with foreigner tribunals, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं the concept of tribunals and then we will come to the current context. तो tribunals are like a special adjudicatory bodies, जैसे स्पेशल तरीके के कोर्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो हमारे देश में है, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. उसके अलावा देर आर सम स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडीज क्रिएटेड. एडजुडिकेटरी बॉडीज मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाली बॉडीज, वो हैं ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स पहले भी भारत के अंदर बनाई जाती रही हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 when tribunals were inserted in the constitution under part 14A. इस पार्ट 14A के अंतर्गत दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B. आर्टिकल 323A के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे. मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर है भारत सरकार के अंतर्गत और आपको किसी सर्विस कंडीशंस को लेकर के भारत सरकार के साथ डिस्प्यूट हो गया, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, वन कैन मूव टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं टू रिजॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट एट द स्टेट लेवल. बट ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, दे कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट establishes them through a particular law. तो इस तरीके से आर्टिकल 323 के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात की गई है. बाकी फॉर ऑल अदर मैटर्स ट्रिब्यूनल्स कुड बी क्रिएटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 323B. यहाँ पे बोथ सेंटर एज वेल एज द स्टेट कैन एस्टैब्लिश ट्रिब्यूनल्स with respect to the areas या topics falling there within their legislative jurisdiction. फॉर एग्जाम्पल स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो मुद्दे हैं वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रिब्यूनल बना सकती है कानून बना करके, और जो मुद्दे यूनियन लिस्ट में है वहां पे यूनियन पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल्स बना सकती है कानून बना करके. कुछ ट्रिब्यूनल्स के एग्जाम्पल जो आर्टिकल 323B के अंतर्गत बनाए गए हैं उसके लिए हम देख सकते हैं द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच वॉज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्ट बाय द यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट. उस एक्ट को लाया गया था साल 2010 में एंड इट इज नोन बाय द नेम NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010. तो मैं फिर से बता दूं, हम लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसके पहले मैंने ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया. ये अलग तरीके के एडजुडिकेटरी बॉडीज हैं जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं. कोर्ट्स के अंदर तो क्या है, कोई सा भी केस जा सकता है, जनरल नेचर का किसी भी नेचर का केस जो है वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में एक स्पेशल टाइप का ही मामला जाएगा, डिस्प्यूट जाएगा. तो ट्रिब्यूनल्स दो तरीके के होते हैं. एक ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323A और दूसरा ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323B. तो ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स के बीच में अंतर क्या है वो इस पेज में भी हमने डिटेल में दे रखा है. ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशलाइज्ड ज्यूरिडिक्शनल बॉडीज, मतलब दे आर क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक मैटर, जैसे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स. जबकि कोर्ट्स आर जनरल ज्यूरिडिक्शनल अथॉरिटी एंड दे हैंडल डाइवर्स रेंज ऑफ केसेस. अलग अलग तरीके के केसेस कोर्ट्स हैंडल करते हैं. ये मुख्य अंतर है ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स के बीच में. एंड ट्रिब्यूनल्स हैव नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. अब आते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल के ऊपर, जिससे रिलेटेड ये करंट केस है.
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल द ट्रिब्यूनल्स कैन बी क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ अ सेपरेट लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, जबकि बाकी सारे ट्रिब्यूनल्स के लिए स्टेट या यूनियन लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर जुरिडिक्शन ऑफ लॉ मेकिंग। फॉरेनर ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो दे आर क्रिएटेड एज पर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। ये कानून लाया गया था ताकि इस कानून के अंतर्गत इस बात का फैसला किया जा सके कि कौन कौन से लोग जो भारत में रह रहे हैं बट दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो दे आर फॉरेनर्स। तो ये कानून का मकसद ही यही था कि जो इलीगल तरीके से लोग भारत में रह रहे हैं, जो भारत के सिटीजन नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना एज फॉरेनर्स। इसी कानून के अंतर्गत फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर रिलीज किया। तो किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर अलग अलग ऑर्डर्स, बाई लॉज रिलीज किए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव्स, जिनको हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि मेन कानून तो पास होकर के आया पार्लियामेंट से, फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लेवल पे फिर ऑर्डर और बाईलॉज रिलीज करने होते हैं ताकि उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि पार्लियामेंट से जो कानून बन करके आ रहा है उसमें सारी बातें डिटेल में तो हो नहीं सकती, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर ऑर्डर्स पास किए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव। तो फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 रिलीज किया यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, और इस ऑर्डर के अंतर्गत फिर निर्देश दिए गए कि कैसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स का मकसद क्या है, तो मैंने पहले ही बताया, इनका काम होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु कैन बी कॉल्ड फॉरेनर एंड हु कैन बी कॉल्ड इंडियन सिटीजन। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है अंडर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर रिलीज हुआ 1964 में, जिसके अंतर्गत होम मिनिस्ट्री ने कहा कि अब ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये कानून है, इस कानून के अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, बट इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर आया 1964 में, और इस ऑर्डर के हिसाब से फिर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जिसका काम है आइडेंटिफाई करना कि हु कैन बी कॉल्ड फॉरेनर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। जो ट्रिब्यूनल्स के फैसले होते हैं, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के जो फैसले होंगे, मान लीजिए कि आपके खिलाफ अगर केस होता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल में और फॉरेनर ट्रिब्यूनल आपको फॉरेनर डिक्लेयर कर देता है, मतलब इलीगल रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ऐसा डिक्लेयर कर देता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल, तो आप फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपील्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर कैन बी मेड ओनली इन अ हाई कोर्ट। कौन एस्टैब्लिश कर सकता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल, तो एज पर द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ 1964 ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड एस्टैब्लिश फॉरेनर ट्रिब्यूनल, बट 2019 में इस ऑर्डर में अमेंडमेंट किया गया, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके हिसाब से अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने एरियाज में फॉरेनर ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में मेनली आसाम के अंदर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं, हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। और असम सरकार ने असम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, डीसी जिनको हम लोग कहते हैं अपने स्टेट में, उनको अथॉरिटी दे रखी है अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश करने के लिए। तो हमने पहले ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखा, काइंड ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, दे कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज पर अ लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। फिर अब हम लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के बारे में देख रहे हैं, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स क्रिएटेड एज पर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो इस कानून में सीधा सीधा ट्रिब्यूनल की बात नहीं की गई थी, बट इस कानून के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर आया 1964 में बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। पहले ट्रिब्यूनल सिर्फ भारत सरकार बना सकती थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना सकते हैं एज पर 2019 अमेंडमेंट। और इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके हमारे स्टेट आसाम में कई सारे ऐसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑफ सिलचर, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑफ ग्वालपारा, कामरूप, इस तरीके से अलग अलग फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 which allows establishment of foreigner tribunal, it applies to whole
ऑफ द इंडिया, पूरे देश भर में अप्लाई होता है, लेकिन मौजूदा टाइम में द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड या हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ओनली इन असम, क्योंकि असम में ही फॉरेनर्स रिलेटेड केसेस ज़्यादा आ रहे हैं सामने, इसलिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आर मेनली फंक्शनिंग इन असम। बाकी किसी स्टेट में अभी फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स ने। अगर थोड़े बहुत वहाँ केसेस आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, तो वो मामला लोकल कोर्ट में भेजा जाता है एंड लोकल कोर्ट मेक्स डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू और विथ हेल्प ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 में सीधे सीधे ट्रिब्यूनल की बात नहीं की गई थी, लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1964 में ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और ट्रिब्यूनल्स हमारे स्टेट असम में ही अभी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे भारत के किसी भी स्टेट में बनाए जा सकते हैं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है, लेकिन अभी मौजूदा टाइम में और स्टेट्स के अंदर ट्रिब्यूनल्स नहीं है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे केसेस हैं नहीं। वहाँ पे अगर फॉरेनर्स रिलेटेड कोई केस आता है तो इट इज टेकन अप बाय लोकल कोर्ट। अब ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जिस तरीके से काम करता है उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको समझना है। एज पर सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है कि वो फॉरेनर है। क्या ये बात है, जरा समझते हैं ध्यान से। देखिए, नॉर्मली किसी भी ऑर्डिनरी केस में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी, मान लीजिए कि पुलिस ने एक इंसान को पकड़ा और कोर्ट के सामने रखा, तो अब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एजेंसी को प्रूव करना होगा कि दिस पर्सन हैज कमिटेड ए क्राइम, इसने कुछ गलती की है, और कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कोर्ट मान के चलेगा कि आदमी इनोसेंट है। ये एक बेसिक प्रेमाइसेस है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का कि ये आदमी इनोसेंट है, इसको कुछ नहीं साबित करना है, ही इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। और किसको प्रूव करना है कि इसने गिल्ट क्राइम किया है? तो प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, यानी कि पुलिस को, और जो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो पुलिस के बिहाफ पे केस लड़ता है, उनको साबित करना है, इसको कुछ नहीं साबित करना है। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। बट ये जो फॉरेनर्स एक्ट है इसका सेक्शन 9 कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने किसी इंसान के ऊपर एलिगेशन लगाया कि हमारे हिसाब से ये फॉरेनर है, और उसको रखा फिर फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने, तो अब इस इंसान को साबित करना है कि नहीं वो फॉरेनर नहीं, इंडियन है। मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एलिज्ड या अक्यूज्ड पर्सन, और इस कारण से द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। इंपॉर्टेंट प्रूफ्स, सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अगर इसको साबित करना है कि वो भारत का सिटीजन है, फॉरेनर नहीं है। तो इस तरीके से फॉरेनर ट्रिब्यूनल का जो प्रोविजन है अंडर फॉरेनर्स एक्ट वो काफी स्ट्रिंजेंट है। इसी से रिलेटेड करंट केस है। असम के अंदर ही तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स फंक्शनल हैं। यहाँ का केस है जहाँ पे मोहम्मद रहीम अली नाम के एक रेजिडेंट के ऊपर हमारे यहाँ की जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ही इज अ फॉरेनर, को नोटिस दिया गया, और फिर मोहम्मद रहीम अली को फॉरेनर ट्रिब्यूनल में रखा गया। देयर ही वाज प्रूवन अ फॉरेनर, सिटीजनशिप उनकी कैंसिल कर दी गई। एंड देन अल्टीमेटली मैटर रीच टू द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस था नहीं, एंड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड मोहम्मद रहीम अली आज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, थ्रोइंग आउट द डिसीजन ऑफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसले को रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, ये तो एक इंडिविजुअल का मामला हो गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन जो दिया है इस फॉरेनर एक्ट के ऊपर, वो क्या है वो जरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट पिक एनीवन एंड से कि वी सस्पेक्ट यू ऑफ बीइंग अ फॉरेनर। आप किसी को उठा के ये नहीं कह सकते हमें लगता है कि तुम फॉरेनर है। और ये कानून तो इतना स्ट्रिंजेंट है कि एक बार अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने आपको पिक कर लिया और बोला कि हमें लगता है फॉरेनर है, तो नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ सिटीजन। तो ठीक है, जुडिशरी ने कहा कि इट्स ओके कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड, बट
ऐसे प्लेनली पुलिस किसी को नहीं उठा सकती और बोल सकती कि हमें लगता है कि आप फॉरेनर हैं। प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, पुलिस को कुछ ना कुछ तो मटेरियल रखना होगा कि हमें लगता है कि इस मटेरियल, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें लगता है कि आप फॉरेनर हैं। कुछ तो सब्सटैंशियल मटेरियल रखना होगा। ठीक है, एविडेंस नहीं देना होगा, बहुत स्पेसिफिक एविडेंस नहीं देना होगा, बट देयर हैज टू हैव सम मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टेट या द प्रोसिक्यूशन एजेंसी माइट से कि we doubt, we suspect that this individual is a foreigner. The prosecution agency cannot plainly, just on the basis of their hunch, nab anyone, catch anyone and put in front of the foreigner tribunal and say कि हमें लगता है कि सर ये फॉरेनर है, अब आप इसका इन्वेस्टिगेशन करो। और अब उस इंडिविजुअल के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, बर्डन ऑफ प्रूफ की वो साबित करे कि वो फॉरेनर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो बिफोर putting an allegation कि a person is foreigner, suspected foreigner, there has to have some substantial document. तो हमने ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखा, ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडीज। फिर हमने देखा कि फॉरेनर्स एक्ट बना 1946 में, फॉरेनर्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए 1964 ऑनवर्ड्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर रिलीज्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री in order to give implementation to Foreigners Act of 1946. आज के डेट में फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है मेनली आसाम के अंदर फंक्शनल हैं, एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स नाउ कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को पावर दे रखा है टू इम्प्लीमेंट फॉरेनर ट्रिब्यूनल। इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ का, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया कि ओके फाइन, burden of proof lies on the accused, but you have to give some material that led you to doubt कि this person might be a foreigner. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट embankments on ब्रह्मपुत्र रिवर, दे हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्यूशन। काफी अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, आपको ये खुद भी पढ़ना चाहिए। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, असम के अंदर फ्लड्स आर नॉट अनयूजुअल। जिस तरीके की असम की टोपोग्राफी है, हमने पहले भी देखा फनल शेप टोपोग्राफी। ऐसे देखो, तो एक तरफ हिमालयन माउंटेन है, दूसरी तरफ शिलोंग प्लेटू, फिर नॉर्थ कचार हिल्स। तो ये फनल शेप टोपोग्राफी के कारण मॉनसूनल विंड्स जब जाते हैं तो अपर असम में जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, और उस कारण से वहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है, जिस कारण से रिवर का डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है और मॉनसून के टाइम में फ्लड आते ही हैं। तो इट्स अ नेचुरल एंड रेगुलर फिनोमिना इन असम, नॉट वेरी अनयूजुअल थिंग। बट 1950 ऑनवर्ड्स असम के अंदर फ्लड का इम्पैक्ट एंड इंटेंसिटी दोनों काफ़ी बढ़ गया। उसके पीछे एक बड़ा कारण है अर्थक्वेक ऑफ 1950। इसके पहले एक मेजर अर्थक्वेक आया 1897 में, उसका भी इम्पैक्ट हुआ था फ्लड के ऊपर। फिर दूसरा मेजर अर्थक्वेक आया 1950 में, जिसने फ्लड की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो अर्थक्वेक का फ्लड से क्या रिलेशन है? देखिए, जब भी अर्थक्वेक आता है तो बिकॉज ऑफ द फास्ट शेकिंग ऑफ द अर्थ, द लैंड at many places gets weakened, especially in the bank of a river. वो सॉइल जो है वो थोड़ा सा वीकेंड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। कई सारे जगहों पे इन क्रैक्स के कारण फिर सॉइल इरोजन काफी इजीली होता है, और लैंडस्लाइड्स भी कई सारे जगहों पे होते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। और लैंडस्लाइड्स और इरोजन के कारण बहुत सारा सैंड, सिल्ट मिल जाता है रिवर वाटर के साथ। तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो सिल्टेशन लोड रिवर वाटर का काफी बढ़ जाता है, और वो सिल्ट जाकर के अल्टीमेटली सेटल होगा रिवर के बेड पे, और रिवर के बेड पे सिल्ट सेटल होने से रिवर शैलो हो जाता है, रिवर का बेड राइज करने लगता है। और जब नदी शैलो होगी, रिवर का बेड राइज करेगा, तो फिर फ्लड ज़्यादा आएगा और उसका इम्पैक्ट और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द रिवर बेड। तो अर्थक्वेक के कारण
नदियों का रिवर बेड का सिल्टेशन ज़्यादा होना और उस कारण से फ्लड की इंटेंसिटी बढ़ना, ये एक बड़ा ही नेचुरल सा फिनोमेना है। 1950 के बाद से असम के अंदर फ्लड का इम्पैक्ट और इंटेंसिटी दोनों बढ़ गया। तो उस टाइम में असम सरकार ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी मदद करें, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करें, ताकि हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बैंक पे इस तरीके के एम्बैंकमेंट्स डेवलप कर पाए, कंक्रीट एम्बैंकमेंट्स डेवलप कर पाए। तो भारत सरकार ने उस टाइम में एक कमेटी बनाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे सवाल तो आएंगे ही, यूपीएससी में भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के अंदर जो फ्लड है इट इज नाउ बिकमिंग ए मेजर कंसर्न फॉर द कंट्री, नॉट जस्ट फॉर असम। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। भारत सरकार की एक कमेटी है 1951 की, जीआर गर्ग कमेटी। जीआर गर्ग कमेटी ने अपोज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बैंकमेंट्स। उन्होंने कहा, इस कमेटी ने, कि एम्बैंकमेंट्स वुड कॉज मोर हार्म देन गुड, ये ज्यादा नुकसान करेंगे फायदे के बजाय। जीआर गर्ग कमेटी का मानना है कि, ये मानना था क्योंकि 1951 की कमेटी है, उस टाइम में ही असम सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि भारत सरकार असम को फंड दे ताकि एम्बैंकमेंट्स क्रिएट किए जाए। तो जीआर गर्ग कमेटी का कहना था कि रिवर का जो इरोजन है, लेटरल इरोजन है ऑन द कोस्टल, ऑन द बैंक्स, ये नेचुरल सिस्टम है। और इसके कारण फिर होता क्या है कि जब इरोजन होता है तो फिर कहीं जाकर के सेटलमेंट भी होता है उस इरोडेड सॉइल का। तो इस तरीके से इरोजन एंड न्यू लैंड क्रिएशन, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। साथ ही साथ जो नदी अपने साथ सिल्ट, सैंड, क्ले लेकर के आती है, जब वो फ्लड के कारण वो पानी फैलता है तो वो सिल्ट और सैंड अपने साथ पास के जो प्लेन एरियाज है वहां तक भी स्प्रेड कराता है। देखिए, फ्लड अपने आप में बुरी चीज नहीं है, मैसिव कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड खतरनाक है। एक बार में पानी आया, पूरा गांव बह गया, पशु, जो लाइफ स्टॉक हैं, कैटल्स हैं, वो बह गए, ये खतरनाक है। बट थोड़ा सा फ्लड हर साल आना चाहिए। उससे क्या होता है कि नदी अपने साथ फ्रेश एलुवियल सॉइल, जिसको खादर भी कहते हैं, वो लेकर के आती है। और वो फिर एलुवियल प्लेन्स के ऊपर फ्रेश एलुवियल सॉइल जब डिपॉजिट करती है तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। इसीलिए माना जाता है कि फ्लड इज इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग सॉइल फर्टिलिटी इन मेनी एरियाज। तो जीआर गर्ग कमेटी ने कहा कि एम्बैंकमेंट बना देंगे तो इस तरह के फ्लड्स तो आएंगे ही नहीं। फिर एलुवियल सिल्ट्स, फ्रेश एलुवियल सिल्ट्स का कैसे आएंगे? फर्टिलिटी ऑफ द आसाम प्लेन को नुकसान हो सकता है। वो पूरा का पूरा जो नेचुरल प्रोसेस है इरोजन का, लैंड रिक्लेमेशन का, कहीं से इरोजन होगा तो कहीं सेटलमेंट होगा, ये पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब कर सकता है। बट उस टाइम में इस कमिटी के एप्रीहेंशंस के बावजूद भी एम्बैंकमेंट्स खूब सारे बनाए गए। Thousands of kilometers of embankments were constructed along Brahmaputra bank from 1950s to 1970s. स्टार्टिंग में तो इसका फायदा देखने को मिला। द embankments restricted the flow of the water. इस कारण से फ्लडिंग ऑफ द फील्ड या डैमेजिंग ऑफ द क्रॉप्स या लाइफ स्टॉक्स, ये होना कम हो गया। लेकिन इसका नुकसान अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर एम्बैंकमेंट्स नहीं बनाए जाते तो पानी या रिवर का क्रॉस सेक्शनल विड्थ ऐसा होता, इतने दूर तक पानी फैला होता। लेकिन एट द सेम टाइम रिवर बेड वुड हैव बीन वेरी डीपर, क्योंकि जो हर साल सैंड या सिल्ट जो नदी लेकर के आ रही है, कुछ तो लैटरल साइड में भी जाकर के, जब फ्लड का टाइम सीजन होता मॉनसून का, तो यहाँ पे भी जाकर के सेटलमेंट करता वो सैंड और सिल्ट को, और कुछ अपने रिवर बेड पे सेटल करता। क्योंकि नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ऊपर से इरोजन जब करते हुए चलती है इन द अरुणाचल प्रदेश साइड, तो वहां पे चूंकि वो इट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्टीप स्लोप रीजन, तो वहां पे इसका स्पीड काफी ज्यादा रहता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण इरोजन खूब करते हुए चलती है। तो अरुणाचल प्रदेश से वो बहुत सारा सैंड सिल्ट लेकर के चलती है। जब वो असम प्लेन पे उतरती है तो वहां पे उसका स्पीड कम हो जाता है। स्पीड कम होने के कारण असम प्लेन में वो सेटलमेंट करना शुरू करती है। अब अगर मान लीजिए कि एम्बैंकमेंट नहीं होता तो हर साल ठीक ठाक से फ्लड आते, बहुत कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड नहीं आता, वो दूर दूर तक फैलता पानी, तो फ्रेश एलुवियल सैंड या सिल्ट भी डिपॉजिट होता, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती।
और चूंकि जब सैंड या सिल्ट ऐसे प्लेन एरिया में डिपॉजिट होता तो रिवर बेड पे सैंड या सिल्ट कम डिपॉजिट होता, इससे नदी का भी डेप्थ अच्छा खासा बना रहता। लेकिन हमने क्या शुरू कर दिया, हमने शुरू कर दिया बनाना एम्बैंकमेंट्स। अब एम्बैंकमेंट्स के कारण हो क्या रहा है कि आसपास का एरिया तो कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए तो मैसिव या फ्लड से बच गया, मैसिव या कैटास्ट्रोफिक फ्लड से बच गया। तो धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड कमिंग क्लोज टू द रिवर। हम रिवर के नजदीक जा जा करके रोड बनाने लगे, घर बनाने लगे, अलग अलग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने लगे, क्योंकि हमें लगा कि हम तो सुरक्षित हो गए फ्लड से। लेकिन हो क्या रहा है, अभी नदी बहुत ज्यादा तो सैंड या सिल्ट डिपॉजिट कर नहीं पा रही है इन द लेटरल साइड इन द असम प्लेन। इस कारण से फ्रेश एलुवियल सिल्ट नहीं मिल रहा, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंपैक्ट हो रही, जो जीआर गर्ग कमेटी ने कहा था। प्लस अब ज्यादातर जो सैंड या सिल्ट अब लेटरल साइड में डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो वो डिपॉजिट हो रहा है ऑन द बेड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और बेड काफी नैरो हो गया है बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। और बेड पे जब ज्यादातर सैंड और सिल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं तो नदी जो है वो शैलो होती जा रही है, नदी का पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम लोग एम्बैंकमेंट बढ़ा रहे हैं, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, एम्बैंकमेंट बढ़ा रहे हैं, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, हमने चूंकि ये एरिया खाली हो गया था एम्बैंकमेंट क्रिएट करने के कारण, ये एरिया कुछ साल तक 20-30 सालों तक फ्लड से फ्री हो गया था, तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ सेटल होने लगे, यहाँ घर बनाने लगे, रोड बना दिया, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। और यहाँ पे हर साल हम लोग एम्बैंकमेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं जब नदी का पानी का लेवल बढ़ता है। तो अब किसी साल ये ब्रीच होगा, तो फिर जब ये एम्बैंकमेंट टूटेगा कहीं ना कहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो ब्रीच होगा ना, टूटेगा ही। तो फिर जो फ्लड आएगा वो कितना मैसिव होगा, और वही देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एम्बैंकमेंट्स अब देखने को मिल रहा है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन हैबिटेशन मूव्ड क्लोजर टू द रिवर, हम नजदीक आकर के सेटल होने लगे, एंड दैट हैज मेड अस नाउ मोर वल्नरेबल, पुटिंग आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी मोर एट रिस्क। अगर हम एम्बैंकमेंट नहीं बनाते तो ठीक है, बहुत सारा लैंड हमारे पास नहीं होता क्योंकि नदी का विड्थ काफी वाइड होता, लेकिन कम से कम हम नदी से दूर सेटल रहते तो इतना कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड का थ्रेट भी तो नहीं रहता। अब कोर सिल्ट जो है, सिल्ट और सैंड, वो नदी के बेड पे डिपॉजिट हो रहा है, जिस कारण से रिवर बेड लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भविष्य में जो फ्लड आएगा वो ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक होगा। प्लस फ्रेश एलुवियल सिल्ट असम वैली को मिल नहीं रहा, असम प्लेन को मिल नहीं रहा, जिस कारण से उसकी फर्टिलिटी भी डैमेज हो रही है। तो नेशनल फ्लड कमीशन ने 1976 से 1980 में जिसको बनाया गया था, उसने बहुत पहले ही यह कंक्लूड कर दिया था कि जो एम्बैंकमेंट बनाया है हमने असम में, दैट हैज मेड द सिचुएशन वर्स इन असम, एंड नाउ वी आर फेसिंग द बर्न्ट ऑफ इट। अब और ज्यादा इसका नुकसान देखने को मिल रहा है, जगह जगह पे एम्बैंकमेंट हमने बना दिए, और वो एम्बैंकमेंट के कारण नदी का जो बेड है वो और सैलो हो गया। अब ये नदी जब भी फ्लड आता है, वो जब ब्रीच करता है इस एम्बैंकमेंट को, तो वो और ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक और ज्यादा खतरनाक फ्लड का वो रूप ले लेता है, इंपैक्ट करता है हमारे ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ द एम्बैंकमेंट्स वी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, वी स्टार्ट मेकिंग सेटलमेंट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द रिवर, विच वॉज नॉट एज पर द नेचुरल या इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ द रिवर। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, क्रिटिकली डिस्कस द नीड ऑफ एम्बैंकमेंट इन करंट हजार्डस फ्लड कंडीशन इन असम। तो क्रिटिकली डिस्कस बोला है तो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी दिखाने होंगे, बट नेगेटिव साइड थोड़ा ज्यादा दिखाना होगा, ठीक है। इस तरीके से हिंट्स मैंने दे रखा है, आप चाहें तो हिंट्स को देख करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बट इस आंसर को लिखते वक्त आप ये मैप भी जरूर बनाएं सिचुएशन को बेहतर रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट असम्स प्रोग्रेस इन एचडीजी इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, एचडीजी इंडेक्स के बारे में मैंने सैटरडे को न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया कि नीति आयोग एचडीजी इंडेक्स रिलीज करता है इन ऑर्डर टू assess the progress of respective states and union territories in achievement of SDG, Sustainable Development Goal, which has been identified by United Nations member countries collectively for themselves. This is a group of 17 goals to be achieved from 2015 to 2030. ठीक है, ये सब तो हमने सैटरडे को ही देखा था। एक चीज जो आपको चेंज करनी है, सैटरडे को मैंने कहा था कि आसाम का स्कोर है 65, दैट इज राइट इन एचडीजी इंडेक्स,
असम इज इन द फ्रंट रनर कैटेगरी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट वहां पे मैंने बाय मिस्टेक कहा था कि असम की रैंक इन एचडीजी इंडेक्स इज 16, दैट इज रॉन्ग, वो गलत डेटा था, इसको ठीक कर लेंगे। असम्स रैंक इन एचडीजी इंडेक्स इज 23 आउट ऑफ 28 स्टेट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा हिंट्स भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बेसिस पे यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2047 एंड एनई रेस ऐप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर शॉर्ट में कहते हैं, उसके मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नॉर्थ ईस्ट रीजन को विजिट कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने दो मेजर अनाउंसमेंट्स करे हैं, एक तो एनई रेस ऐप और दूसरा नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन ऑफ 2047। एनई रेस ऐप जो है वो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स को हमारे देश के बाकी हिस्सों के मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो हमारे फार्मर्स इस ऐप की मदद से अपने प्रोडक्ट देश के दूसरे बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच पाएंगे। एनी रेस ऐप की मदद से फार्मर्स के लिए बेहतर या राइट प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी उनके क्रॉप की, जिससे दे कैन अर्न बेटर। प्लस जो लोकल वैरायटीज हैं जैसे ब्लैक राइस, कीवी, लार्ज कार्डमम, इन सबको प्रमोट किया जा सकेगा इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। तो एनई रेस ऐप इज फॉर फार्मर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इनकम or increase their overall income by doing away with the problem of information asymmetry and helping them to make a right price discovery by connecting them to other markets of the country and making them aware कि what price the other markets are willing to offer for their product। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2047। तो जैसे ओवरऑल भारत के लिए हमने आजादी का अमृत काल 2047 तक जो हम मना रहे हैं, उसमें हमने अपने देश के लिए लक्ष्य रखा है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। उसी लाइन में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग से एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया जा रहा है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2047 कि 2047 तक, जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2047 का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अभी हाल फिलहाल में पब्लिश किया गया है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अभी ये फाइनल नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 गोल आइडेंटिफाई किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो हमें 2047 तक अटेन करने हैं। ये आप याद कर पाए तो अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2047, नॉर्थ ईस्ट को साउथ एशिया का पावर हब बनाना है। बॉर्डर एरियाज में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव मेनी बॉर्डर रीजन्स, इंटरनेशनल बॉर्डर। नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करना है। मेक नॉर्थ ईस्ट अ सेंटर ऑफ क्लाइमेट स्टडीज फॉर इंडियन हिमालय रीजन। डेवलप मेडिकल एंड एडवेंचर टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है एज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ यूथ एंड कल्चर। तो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के लोग, यूथ आपस में मिले, एक दूसरे के कल्चर को पहचाने, समझे एंड अचीव ए पीस डिवीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरी तरह से पीस को प्रमोट करना है। That are the 8 goals for Northeast region as per Northeast region vision 2047, but it is a draft document. Final document is yet to be released. Next is about Singh Purus RG Barua साहब। तो इनके बारे में APSC ने लास्ट टू लास्ट एग्जाम में अपने पूछा था RG बरुआ के बारे में, राधा गोविंद बरुआ जी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS paper 5 Assam issues point of view। RG Barua was born in 1900 but he died on 15 July 1977, इसीलिए इनके बारे में ये आर्टिकल आया है। He was remembered on his death anniversary. He was founder of Assam Tribune Group. He founded Assam Tribune in 1939. He is also considered as architect of modern Assam for many reasons। देखते हैं, उनको सिंह पुरुष या लायन मैन भी कहा जाता था। तो he was president of Assam Cricket Association for about a decade। उन्होंने असम फ्लाइंग क्लब भी स्टार्ट किया 1958 में इन शिलोंग एंड ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इट। नेहरू स्टेडियम उनके लीडरशिप में बनाया गया। ही ऑक्शन द फर्स्ट लॉट ऑफ गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, जब गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर को 1970 में खोला गया था। तो ये सब उनके कंट्रीब्यूशन है असम के अंदर।
कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, मोस्ट रिसेंटली उड़िया हैज बीन गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. GEM report is released by UNESCO. That's all from our side for today. Thanks for watching.